एक शेर पढ़ना था मुझे। वो आंटी है दारू के अड्डे की, तो कहने लगे ये पता नहीं कल क्या लिखकर चला गया था हैंडबिल पर, पढ़ना क्या लिखा है। तो काका जी पढ़ते हैं कि नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, जाम में डूब गई है यारो मेरे जीवन की हर शाम। तो आंटी कहती है पता नहीं ये जीना क्यों नहीं चाहता। तो शराब का ग्लास यहां तक आता है, आंटी की बात सुनता हूं और ट्रांस में चला जाता हूं कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। क्या बात है, और वो मैं गट 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 करके पी जाता। इतना फेमस है सर ये जी। बहुत फेमस है। उसके शॉट के बाद काका जी ने कहा कि भाई तेरा जो अंदाज है शेर पढ़ने का वो तो कैफी आदमी जैसा है। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। ये दोपहर में सीन हुआ और जो सेकंड सीन रात में किया गया था आउटडोर, वो जहां हमारी मुलाकात होती है, जहां हम एक दूसरे से टकराते हैं। उन्होंने भी शराब पी हुई है, मैं भी नशे में हूं। टकराते टकराते कहते हैं क्यों पिएला है क्या। मैं कहता हूं एक ही बात है बंधु, दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। अरे यार तू तो फर्स्ट क्लास शायर मालूम होता है। नाम क्या है तेरा? नाम अलम। ए अलम भाई कहां रहता है? आंटी के अड्डे के पीछे। वो आंटी जो दारू बेचती है? नहीं, चुप बंधु चुप, बेचारी दारू बेचती है, मालूम होगा पुलिस पकड़ लेगी। हाँ अगर कोई भूख प्यास फाके बेचे तो जाने दो जाने दो। तो कहता है चलें फिर आंटी के अड्डे पर। मैंने कहा चलो। जेब टटोलता, जाने दो फिर कभी। अरे मैं हूं ना। मेरा हाथ पकड़ के वहां से वो निकलते हैं तो पूछते हैं तू रहता कहां है रे? मैं कहता हूं फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। क्या बात। और दोनों गिर जाते हैं। तो मैं कहता हूं हाथ पड़ते हैं कहीं, पांव कहीं पड़ते हैं, सबकी है हमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। रोल में मैंने कोई तीर नहीं मारा था, कुदरत की सपोर्ट थी, तकदीर ने साथ दिया। एक नया लड़का सुपरस्टार राजेश खन्ना के सामने शेरो शायरी कर रहा है। एक जो मेरा कदो कामत था तब, दुबला पतला, एक चेहरे पे हंगरी लुक था। और वो हंगरी लुक इसलिए था कि काम नहीं था, काम की तलाश थी, काम की हंगर थी, वो चेहरे पे थी। दुबला पतला था, भारी आवाज़ थी। तो वो रोल बिल्कुल मुझे सूट कर गया, मेरी पर्सनैलिटी को सूट कर दिया। और क्योंकि वालिद साहब को बचपन से ही शेरो शायरी पढ़ते हुए सुना था, तो वो कहीं जहन के किसी गोशे में वो चीज़ जो थी वो दबी हुई थी। तो शेर उसमें थे मेरे, और वो कैरेक्टर सूट कर गया और वो हिट हो गया। हिट हो गया। बड़ी फिल्म थी और एक क्लैश दोबारा हुआ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दरमियान, और दोनों ने लाजवाब काम किया, लाजवाब काम किया दोनों ने। एक बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट था, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद विकी, और एक लोअर मिडिल क्लास का सोमू था। बहुत अच्छी उनमें रिलेशनशिप दिखाई फिल्म में। तो वहां से साहब बहुत तारीफ मिली हमें, बहुत तारीफ मिली, लेकिन सिर्फ तारीफ मिली, काम नहीं मिला। और रवि मैं किसी को दोष भी नहीं देता, ना तो मैं विनोद खन्ना की तरह हैंडसम था, ना मेरा वैसी जिसामत थी,
ना प्रेम चोपड़ा की एलिगेंस थी, ना रंजीत जैसा मैं रेजिंग बुल लगता था, ना शत्रु साहब जैसी फ्लैम्बॉयंस थी। जी जी। तो कमियां मुझ में थी, बजाय कि मैं इंडस्ट्री पे उंगली उठाऊं। एक जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है, अब हर फिल्म में तो आपको शायर का रोल मिलेगा नहीं, कुछ रोल आपको सूट नहीं करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के बल पे आप कन्विंसिंगली करेंगे। वो रोल सूट कर गया था। मुझ में कमियां थी, कहीं इंस्पेक्टर बन गया, कहीं हीरो का दोस्त बन गया, कहीं हीरोइन का भाई बन गया, कहीं वकील बन गया। घर भी चलाना था, वाले साहब का हाथ भी बटाना था, और अपने उन पैसों से मैंने एक घर खरीदा। एक पहली बार अपने खुद की छत थी, क्या बात। अपना 1 बेडरूम हॉल का घर लिया। एक सेकंड हैंड फिएट गाड़ी ली 1975 में, और करता रहा। अब जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी, उसका मैं जिक्र करता हूं। जी। इससे पहले मैं एक फिल्म कर रहा था, राम भरोसे, रामानंद सागर साहब के प्रोडक्शन की फिल्म थी। उसमें डब्बू वॉज माई को स्टार। अब हमारी क्या औकात कि हम कभी राज कपूर से मिलें, क्या हमारी कोई बिसात ही नहीं कि हम उन तक पहुंचे। तो मैंने डब्बू से कहा, आई सेड, डब्बू, I would like to meet your papa. Why do you want to meet Raj Kapoor? I said, I would like to work with him. You know the kind of films which Raj Kapoor makes, Raza, you won't fit into it. He makes heroine-oriented films. So you won't fit into, his films. नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, उसने जो कहा ईमानदारी से कहा, टालने के लिए नहीं कहा। He hasn't taken me as yet. How would he take you? बहुत सही बात कही उन्होंने। कि मुझे तो आज तक उन्होंने लिया नहीं, तुम्हें कैसे ले? समझे ना? तो ठीक है, मुझे कोई उससे शिकायत नहीं है। उसने जो महसूस किया वो ईमानदारी से उसने कह दिया। अच्छा, कई बार हम शूट करते थे आरके में, हम चाहते थे कि कभी राज साहब की हम पे नजर पड़ जाए। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ राज साहब को रूबरू देखने का। तो 1980 में प्रेम रोग की कास्टिंग चल रही थी। तो 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर रवि मल्होत्रा को फोन किया कि रवि, ऋषिकेश ने एक मजदूरों की प्रॉब्लम पर फिल्म बनाई थी, उसमें दुबला पतला लंबा सा लड़का था, भारी सी आवाज वाला, शायर बना था, क्या नाम है उसका? तो कहा, रजा मुराद साहब के बेटे हैं। अच्छा, उन्हें बुलाइए। फिर उन्होंने अपने यूनिट मेंबर से, अपने दोस्तों से बताया कि वो किस किस को लेना चाह रहे हैं। मेरा जब नाम आया तो सबने मेरी मुखालिफत की, उनके बेटों ने भी मेरी मुखालिफत की, सबने मुखालिफत की कि ये मेन विलन का रोल है, कहां सूट करेगा वो। सुमेरगंज के राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह कहां लगेगा वो। आप उन्हें बुलाइए। अब साहब वो प्रोडक्शन मैनेजर ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए। मेरे पास फोन नहीं था, एक नीचे बनिया हुआ करता था, तो वो मेरा रिक्वेस्ट फोन होता था। उसका मूड होता था तो बुलाता था, नहीं होता था तो नहीं बुलाता था। उन्होंने फोन किया, रिक्वेस्ट, तो उसने नहीं बुलाया, तो वो खुद ढूंढते हुए आ गए। मैं समझा कि ये शायद किसी का पता पूछने के लिए आए हैं। वहां पे काफी फिल्म वाले रहते थे। कहने लगे, रजा, राज साहब ने बुलाया है। आई सेड, क्या कहा? अरे भाई, राज कपूर साहब ने बुलाया है तुझे। मैंने कहा, मुझे? आर यू श्योर या मजाक कर रहे हो? अरे इसीलिए तो आया हूं यार, इतनी दूर से। आ जाओ, कल आ जाओ। अगले दिन हम आरके गए तो वो अपनी कॉटेज में बैठे हुए थे। आइए रजा साहब, आइए।
रजा साहब, ये तस्वीर बना रहे हैं हम आप, इसमें किरदार है, हमारे जहन में तो सिर्फ आप हैं। वाह वाह। हमारे पास अभी कोई सेकंड चॉइस नहीं है जी। आप मना करेंगे तो हम किसी और के बारे में सोचेंगे। आप ही हैं हमारे जहन में। और मेकअप मैन को बुलाया, कॉस्ट्यूम वाले को बुलाया, रजा साहब को एक ऐसी मूछ दी चाहिए, ऐसी मूछ दीजिए, ऐसी। और रजा साहब के लिए आप ब्रिचेस के ऊपर कोट, हाई बूट्स, ये बनाइए रजा साहब के लिए। ड्रेस डिजाइनर से कहा। रवि, मैं डर गया। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा रजा मुराद, ये तुझे पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, लग जाओ, इस रोल के पीछे लग जाओ। कुछ भी हो जाए मुझे स्कोर करना है। पहला शेड्यूल हुआ। पहले दिन हम मैसूर में सेट पर आए, तैयार होकर आए। राज साहब कुछ और शॉट लगा रहे थे। अच्छा, रजा साहब आ रहे हैं, भाई आप सब नीचे आइए, लाइटमैन सब नीचे आइए। कतार से उन्होंने सबको खड़ा किया। रजा साहब पहली बार हमारे साथ काम कर रहे हैं। राधू जी हैं, अलाउद्दीन खान साहब हैं, सुशील रॉय हैं, एस कलाचंद्र हैं, के सिंह हैं, अनीस बज़मी उसमें अप्रेंटिस थे। अनीस बज़मी अप्रेंटिस, अनीस बज़मी, और फोर्थ असिस्टेंट थे राजीव कपूर, चिंपू। उन्होंने ऐसे मेरा तारुफ कराया जैसे मैं किसी बाहर की कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट हूं और होस्ट हेड ऑफ द स्टेट अपने कैबिनेट से मिला रहा है। ये इज्जत दी उन्होंने। तो साहब हमने काम शुरू किया। ये कला भी जो है, ये समंदर है, आपको डूबना है, आपको रम जाना है। और साहब पहला शेड्यूल हुआ। उसके बाद उसके रशीद बने जहां पद्मिनी का मैं रेप करता हूं। और फोन आया, रजा साहब आके देखें, आप अपना काम देखें। तो गए हम आरके में, उनके जो उनका अपना प्रोजेक्शन रूम था, वहां सारे उनके दोस्त, सारी फैमिली, सब। उन्होंने साहब शुरू किया। मैं देखता रहा। मैंने कहा, रजा मुराद, इज इट यू? क्या ये तुम हो? इज इट यू? बिल्कुल रवि, ऐसा लग रहा था कि मैं हूं ही नहीं यार, ये कैरेक्टर है यार, ये कैरेक्टर है। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसमें कमाल है डायरेक्टर की प्रेजेंटेशन का। वो आपको प्रेजेंट कैसे करता है। एक्टर तो वही होता है। क्यों सारे एक्टर्स अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं? उन्हें मालूम है आपसे कैसे काम लेना है, आपके कैसे शॉट्स लेने हैं, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ये डायरेक्टर का काम है। तो साहब वो रशीद खत्म हुए। रजा साहब आइए, मेरे पास बैठिए। फिर पीछे मुड़ के देखा उन्होंने। कहने लगे, रजा साहब ये लोग जो है ना, ये सब के सब, ये सब आपके मुखालिफ थे। मेरे बेटे भी आपके मुखालिफ थे कि मैं रोल को सूट नहीं करूंगा। रजा साहब रोल को सूट नहीं करेंगे। हमने कहा, साहब हमारी भी आंख है, आंख है, हमारी भी आंख है, और ये रोल तो रजा साहब करेंगे। वैसे ही महान नहीं हुए सर। तो भाई अब देखो, इसमें भी रवि क्या है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तकदीर है, प्रोविडेंस है। कहीं ना कहीं तकदीर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती है और फिर आपको प्रूफ करना है उसे। तो मेरे और कैमरे के दरमियान अगर कुछ है तो वो मैं हूं, मेरा आत्मविश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है, और कुछ नहीं है।
कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जब आप कैमरा फेस कर रहे हैं। तो जैसे राज साहब की फिल्म का गाना है कि माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। आप हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका टैलेंट है और कैमरा है। जीत लीजिए उसे, दोस्ती कर लीजिए, इस ब्लैक मॉन्स्टर से दोस्ती कर लीजिए। बहुत मुश्किल से होती है दोस्ती। तो साहब वो पिक्चर कंप्लीट हुई, बहुत लोगों का नजरिया मुझसे बदल गया। लोगों का राज कपूर साहब ने एज ए मेन विलन लिया है। कहाँ छोटे छोटे रोल करता था, एक एक दिन का काम करता था। हम लिंकिंग रोड में रहते थे बांद्रा में, और वहां पे एक नीलम रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हुआ। तो वहां राज साहब बतौर चीफ गेस्ट आए थे। संगम लगी थी, जबरदस्त हिट हुई थी। तो हमने कभी उनको देखा नहीं था, तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी और वो वहां अंदर एसी में बैठे हुए थे। बाहर जो है वो नॉन एसी था, अंदर एसी था। तो जहां एसी होता है तो वहां शीशा लगा देते हैं। तो साहब मैं भीड़ को चीरता हुआ घुसा और शीशे पे मैं यूं देख रहा हूं साहब को, राज कपूर को देख रहा हूं शीशे से, जैसे बायोस्कोप नहीं देखते हैं जी। लुकिंग एट हिम। वो लड़का, छोटा बच्चा, 13 साल का, 17 साल के बाद उन्हीं की फिल्म का मेन विलन बनता है। ये तकदीर है, तकदीर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तकदीर है। और रवि जो मजा एक स्ट्रगल करके, जद्दोजहद करके, परिश्रम करके आपको किसी चीज को पाने का है, उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम। बहुत से लोग हैं जो चांदी का, सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, उनके लिए स्टारडम कोई बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो हर चीज जो है वो सोने की थाली में परोस के मिलती है। जी। यहां जो इंसान अपने आप को घिसता है, अपनी जूते की एड़ियां घिसता है, अगर सूरज की तरह रोशन होना है तो उसकी तरह जलना भी सीखो, सूरज की तरह, तभी रोशनी पैदा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही हुआ रवि के। उसके बाद उन्होंने राम तेरी गंगा मैली शुरू की। उसके बाद अच्छा, उनके बारे में कुछ आपको बातें बताता हूं जो आम लोग नहीं जानते। हर टेक वो 2 बार लेते थे। ओके टेक उनके पास 2 होते थे, एक लैब में जाता था, एक उनके घर में रहता था। तो पूछा, मैंने कहा सर ये 2 टेक आप क्यों लेते? कहने साहब ये हमारी मेहनत है, हमारे कुछ नेगेटिव लैब में जल गए थे, तो एक हम अपने पास अलग रखते हैं। कितनी मेहनत लगती है पैसे के अलावा। तो हर ओके 2 टेक होते थे, एक लैब में जाता था, एक उनके पास रहता था। जिस दिन फिल्म का नेगेटिव कटता था, फिल्म के नेगेटिव कटिंग से लेके जिस दिन उनके हाथ में सेंसर सर्टिफिकेट आता था, ना तो वो शराब को हाथ लगाते थे और ना वो नॉन वेज फूड खाते थे। शंकर जी के भक्त थे वो। और आखिरी दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे ग्वालियर पैलेस पूना में, तो अर्सत्ते का बड़ा चर्चा था। कहने लगे राजा साहब, लोग समझते हैं कि राज कपूर अनयूजुअल फिल्में नहीं बना सकता, जुनून, दीवानगी, ये हमने बहुत कम देखी है। अब मैं आता हूं प्रोफेशनलिज्म पे। राज कपूर, सुभाष घई और संजय लीला बंसाली, इन तीनों के साथ मैंने काम किया है। ये प्रैक्टिकल लोग हैं, इन्हें जो चाहिए वही चाहिए। सुभाष घई को कर्मा में दिलीप साहब के साथ कुछ ड्रामेटिक सीन्स थे, उन्होंने कहा मुझे नसीरुद्दीन शाह चाहिए।
आई वॉन्ट हिम एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, आई वॉन्ट नसीरुद्दीन शाह। जब इसकी कास्टिंग हो रही थी राम लखन की, कि भाई अमरीश पुरी का बॉस कौन लग सकता है, अमरीश पुरी शंबर का बॉस सर जॉन कौन लग सकता है, लेकिन वो तो पर्सनैलिटी और आवाज के हिसाब से तो रजा बरात लगेगा। लेकर आइए उन्हें, इतना बड़ा मेकर, इतना बड़ा शोमैन सुभाष घई, बहुत बड़ा। राम लखन, और कर्मा के बाद फिर अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ एक साथ अमरीश पुरी के बॉस का रोल। पहली बात तो यह है कि फिल्म बनाने का जुनून जो राज साहब में था, वैसा ही जुनून मैंने संजय लीला बंसाली में देखा। ही सो पर्टिकुलर अबाउट हिज फ्रेमिंग, और हर एक्टर उनके साथ काम नहीं कर सकता। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। द मोस्ट हार्ड टास्क मास्टर आई हैव एवर फेस इन माई लाइफ इज संजय लीला बंसाली। तो उनका अपना एक काम करने का तरीका है, उनकी अपनी फ्रेमिंग है, और खुद म्यूजिक देते हैं। इसी तरीके से कुछ मेकर्स को ऊपर वाले ने फिल्म बनाने के लिए भेजा है। देखिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपने 3 गुरु मानता हूं फिल्म इंडस्ट्री में, जी। प्राण साहब, अरुणा ईरानी एंड शत्रुघ्न सिन्हा। क्या बात है। इन तीनों को मैं गुरु मानता हूं, और मैं आपको वजह बताऊंगा। प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन प्राण साहब से ज्यादा मैंने किसी में नहीं देखा। 9 बजे का मतलब 9 बजे, कमिटमेंट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, प्राण साहब वॉज द लास्ट वर्ड। ये मैंने उनसे सीखा। अरुणा ईरानी से मैंने सीखा है प्रोफेशनलिज्म, कि हाउ टू कीप एवरीबडी हैप्पी। शी वाज अ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस, बहुत बेहतरीन। बहुत रेंज, बहुत इंटेंस एक्टर अरुणा ईरानी, बट शी न्यू। शत्रु साहब कॉन्फिडेंस, हाँ, फियरलेस मैन, किसी का खत या चिट्ठी लेकर नहीं आए थे, वो अकेले आए थे, और जो कुछ भी बने वो सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते पे। एंड ही इज अ गट्सी मैन, जो अंधे को अंधा और काने को काना कहता है, एंड अ ग्रेट ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट कंपेनियन विथ टन्स ऑफ क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। एक जमाने में आपको डायलॉग राइटर की मौजूदगी का एहसास होता था हॉल में बैठ के, आज नहीं होता। वो सलीम जावेद हों, वो कादर खान हों, वो पुराने पंडित मुखराम शर्मा हों, वो राजेंद्र कृष्ण हों, डायलॉग राइटर लगता था कि आपके साथ बैठा है। जी। वन लाइनर्स, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास माँ है, क्या? तुम्हारा नाम क्या है बसंती, आए तो कह देना कि छेनू आया था। हाँ हाँ, पुष्पा, आई हेट यू। क्या बात है। कितने आदमी थे, एक एक लाइन है, आपको 2 पेज बोलने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन है, आज भी लोगों को याद है। याद है। ये डायलॉग राइटर होता था। 2 ही मौके पर आदमी तेज भागता है, या तो पुलिस का केस हो या ओलंपिक का रेस हो। छोटी छोटी डायलॉग होते थे। तो आज डायलॉग राइटर की मौजूदगी का एहसास आपको नहीं होता है। हमारे जमाने में रफी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, बेहरा भी बता देता था कि ये कौन गा रहा है। आज कौन गा रहा है, कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, पता ही नहीं है। उस जमाने में
नौशाद साहब का अपना एक ब्रांड होता था, अपना एक स्टैंडर्ड होता था। यही बात शंकर जयकिशन के लिए कही जा सकती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, एक ब्रांड हुआ करता था। जी। आज भी जो सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर है वो किशोर कुमार है। डिस्पाइट ऑफ हिज बीइंग पास्ड अवे अबाउट 35 years back, he is still the most popular सबसे ज्यादा सुने जाते सिंगर। और आज भी जो सबसे खूबसूरत हीरोइन गिनी जाती है वो मधुबाला है। हमारे इख्तियार में मेहनत करना है, हमारे इख्तियार में सिंसियरिटी है, हमारे इख्तियार में डेडिकेशन है। जी। रिजल्ट देने वाला वो है। और फिर मैं अपनी बात दोहराता हूं, मैं तो भगवत गीता की उस लाइन में विश्वास रखता हूं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, वो फल देगा आपको, वो फल जरूर देगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि कभी किसी कमजोर का कभी मजाक मत उड़ाओ, कभी उसे झुकाने की कोशिश मत करो। उसे झुकाने से तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें इज्जत करनी होगी तो बदले में इज्जत मिलेगी। जी। आज किसी की गर्दन पकड़ के आप झुका नहीं सकते। आपको अगर किसी को झुकाना है तो खुद आपको झुकना होगा। और अभी एक बात बताऊं, इंसान से का खुद से बड़ा टीचर और कोई नहीं होता। जो आप अपने तजुर्बों से, जमाने के थपेड़ों से, नाकामियों से, ह्यूमिलेशन से जो आप सीखते हैं, आपने जो शत्रु साहब वाली बात कही, वो आगे चल के आपकी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। बहुत कम और ये बुकिश बात नहीं है, ये खुद, ये बात जो है ये आप बीती है, अनुभव करते हैं उसको। खुद करते हैं। तो अब मैं यही सोचता हूं कि भाई जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने आज तक सीखा है, मुझे वो साथ तो लेके जाना नहीं है। अगर मैं आज के बच्चों में उसे बांटता हूं, उन्हें ज्ञान दे देता हूं, अगर वो कुछ सीख पाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी ज़िंदगी में। क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा। जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। हम अपने मेंबर्स को हमेशा आपका ज्ञान जो है कैसे हम ले सकें, इसकी कोशिश जारी रहेगी। और आप यहाँ आए, आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। मैं बिल्कुल और आशीर्वाद, खुदा से दुआ करूँगा कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, ताकि आप ऐसे ही हमसे बात करते रहें और हमें ज्ञान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सिंटा आए, मैं सिंटा की तरफ से और हमारी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका साधुवाद है। दोस्तों, मैं सिंटा की तरफ से रज़ा भाई को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इनका और इनके परिवार का सिंटा को हमेशा प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे, उसके लिए एक छोटा सा मोमेंटो हमने इनको दिया है। ये छोटा सा नहीं है, ये सबसे बड़ा मोमेंटो है मेरे लिए। ये ऑस्कर अवार्ड से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये मुझे मेरी एसोसिएशन ने दिया है, मेरी फैमिली ने दिया है। मेरी वो फैमिली जिसका मैं पिछले 51 साल से मेंबर हूँ, और मेरी वाबस्तगी हमेशा रही है सिंटा से, एज ए मेंबर, एज ए वोटर, एज एन elected executive committee member, as a vice president, as a president, and as a teacher also. So शादी तो मेरी बाद में हुई है, बच्चे मेरे बाद में हुए हैं, फैमिली मेरी बाद में बनी है। सबसे पहली फैमिली तो मेरी सिंटा है। क्या बात, बहुत बहुत थैंक यू। लॉन्ग लिव सिंटा, लॉन्ग थैंक यू लिव वेरी मच। थैंक यू। सिंटा, जिंदाबाद। थैंक यू सर।